किसी किसी को पीनट से एलर्जी होती है, काजू से एलर्जी होती है, पर ऐसा होता क्यों है और हर किसी को क्यों नहीं होती है? भाई काजू मूंगफली तो सभी खा रहे हैं, तो उनको एलर्जी क्यों नहीं हो रही, केवल उस व्यक्ति को एलर्जी क्यों हो रही है? तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में, इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में, ये कितने टाइप की होती है, कैसे होती है, इसका प्रमुख कारण क्या होता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो एलर्जी क्या होती है? ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का टाइप होता है। हाइपर सेंसिटिविटी को आप ऐसे समझिए जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि छोटी से छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। सेम वैसे ही किसी किसी की बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है ये हाइपर एक्टिव होता है किसी किसी चीज़ के लिए। जैसे मान लीजिए पोलन ग्रेन्स हैं, धूल है, या फिर पालतू जानवरों के बाल हैं, उनसे उनको एलर्जी है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस नॉर्मल सी चीज़ को खतरनाक मान के उसके लिए हाइपर रिस्पॉन्स करता है। तो इस चीज़ को बोला जाता है हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। तो ये जो एलर्जी होता है ये जिस सब्सटेंस के कारण होता है उस पदार्थ को, सब्सटेंस को कहते हैं एलर्जन। अब एलर्जन क्या क्या हो सकते हैं? परागकण, धूल, मूंगफली, दूध, पालतू जानवर के बाल, ये सारी चीज़ें एलर्जन के रूप में काम कर सकती हैं। जब ये एलर्जन किसी शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी कि जिसको एलर्जी हो सकती है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जिन लोगों का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसके लिए एलर्जिक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करेगा, तो उनका प्रतिरक्षा तंत्र उसे गलती से खतरनाक मान लेता है, जिसके फलस्वरूप वो हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है। अब इसमें होता क्या है? शरीर IgE एंटीबॉडी बनाता है। IgE एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज बेसिकली 5 टाइप की होती हैं, जिनमें से एक टाइप की IgE। तो ये जो IgE एंटीबॉडी है इसका मेन काम है ये मास्ट सेल या फिर बेसोफिल के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे ही मास्ट सेल या बेसोफिल के साथ ये कनेक्ट होती हैं, उनमें जो हिस्टामिन रहता है वो रिलीज हो जाता है, जो कि एलर्जी कॉज करेगा। अब इसके कारण होती है छींक, खुजली, लालिमा, सूजन, आंखों में पानी आना, सांस लेने में परेशानी, ये सारी दिक्कतें होती हैं। दैट इज़ द कॉमन एलर्जिक रिएक्शन के ये होता है। लेकिन अब बात ये है, सवाल ये है कि हर व्यक्ति को एलर्जी क्यों नहीं होती है? तो हर व्यक्ति का जो बॉडी है, बॉडी टाइप है, वो अलग अलग होता है, एनवायरनमेंट जो कि अलग अलग होता है, तो इन सारी चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है। आनुवंशिक कारण, पर्यावरणीय कारण और प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर हो सकता है कि किसी की फैमिली में चली आ रही हो एलर्जिक रिएक्शन, तो जो एंटीबॉडीज़ होंगी या फिर जो एंटीजन होगा या फिर उसका जो इम्यून सिस्टम होगा वो उसको होल्ड करके रखता है। तो जो एलर्जिक रिएक्शन होती हैं फर्स्ट एक्सपोजर में वो सामने नहीं आते, लेकिन सेकंड एक्सपोजर में, थर्ड एक्सपोजर में वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करता है। तो आनुवंशिक कारण यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम, पर्यावरणीय कारण के एनवायरनमेंट उसका कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ कॉमन एलर्जेंस हैं। एलर्जन वो होते हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं। तो एनवायरनमेंट एलर्जन क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स, पेट डेंडर, हाउस डस्ट माइट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एलर्जन की तरह काम कर सकती हैं। फूड में ट्री नट्स, एग्स, मिल्क, शेलफिश, और मेडिकेशंस में कुछ एंटीबायोटिक्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को खांसी है, जैसे मान लीजिए कि पर्सन ए है और उसको खांसी है। मान लीजिए कि उसका जो कोर्स चलना था वो 20 दिन का चलना था। अब उसकी खांसी 10 दिन में ठीक हो गई। 10 दिन में ठीक होने से इसने दवा लेना बंद कर दिया, तो बाकी की बची हुई जो 10 दिन की दवाई थी वो उसने स्किप कर दी। स्किप करने से क्या होता है आइए समझते हैं। अब यहाँ पे जो खांसी कॉज करने वाला पैथोजन है या फिर बैक्टीरिया है, तो जो पैथोजन है, अब यहाँ पे जो कमज़ोर पैथोजन है वो तो नष्ट हो जाएंगे, वो 10 दिन की दवाई से नष्ट हो चुके हैं। लेकिन जो कमज़ोर पैथोजन नहीं है, जो मजबूत पैथोजन है, वो अभी भी बॉडी में रिटेन हैं और वो फिर से बीमारी कॉज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही उनने मल्टीप्लाई किया, बीमारी कॉज की, इस व्यक्ति ने जो 10 दिन की दवाई स्किप की थी, इसने फिर से दवा लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो दवा इस पे काम नहीं कर रही है, इसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अब ये कैसे हुआ? आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को
जैसे विष कन्या के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि थोड़े थोड़े अमाउंट में अगर उसको बचपन से ही जहर दिया जाए तो वो रेसिस्ट हो जाती है, यानी कि कितना भी जहरीला सांप हो या कोई भी जहर उसको फिर काट नहीं सकता, मार नहीं सकता है। तो सेम इसके साथ भी होता है। ये बैक्टीरिया जो कि 10 दिन की दवाई की स्किप की वजह से रह गया, अब वो मल्टीप्लाई कर रहा है। अब जब वापस उसने दवाई शुरू की है तो उस पर कुछ काम नहीं कर रही है। तो ऐसा इसके रेसिस्टेंस की वजह से हुआ है। इस पैथोजन ने उस दवाई के अगेंस्ट रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध डेवलप कर लिया है, जिसकी वजह से अब वो चाहे जितनी दवाई खा ले, चाहे जितने भारी डोज में खा ले, वो बैक्टीरिया या पैथोजन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उसको क्या मतलब कि कितनी डोज दे रहे हो उस पर्टिकुलर दवाई की। तो किसी पर्टिकुलर दवाई के लिए कुछ पर्टिकुलर पैथोजन्स रेसिस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है दवाई काम नहीं करती। इसीलिए एंटीबायोटिक्स की जितनी भी डोज दी जाए, जितनी भी दवाई हो, जितना भी कोर्स हो, उसको पूरा करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति को तो प्रॉब्लम होती ही है, ये समाज के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा दे जाती है। अब इसके लिए एक अलग ड्रग इन्वेंट करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पैथोजन के लिए काम कर जाए। कुछ लेटेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्लव्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स, टूल्स, तो ये भी एलर्जन की तरह बिहेव कर सकते हैं, इंसेक्ट बाइट्स। तो अब देखते हैं कि जो एलर्जी है ये कितने टाइप की हो सकती है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स हैं, मेनली 4 टाइप्स की ही होती है। टाइप 1 जो है वो होता है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि IgE मीडिएटेड होता है, सबसे सामान्य एलर्जी होती है। अब यहाँ पे देखते हैं जो IgE है इसका जो रोल है वो क्या है। इसका रोल बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है एलर्जी के केस में। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए कि कोई पैथोजन है, यहाँ पे इसका लाइसोसोम होगा और यहाँ पे इसके कुछ ग्रैन्यूल, साइटोप्लाज्म वगैरह होगा। तो मान लीजिए कि ये मैक्रोफाज है। मैक्रोफाज सेल ईटिंग सेल होता है, यानी कि ये पैथोजन को एंगल्फ करने वाला सेल होता है। ये बेसिकली सफाई कर्मचारी है हमारी बॉडी का। तो जो भी पैथोजन आता है वो उसको साफ कर देता है। अब यहाँ पे पैथोजन आया, यहाँ पे जो लाइसोसोम है इसको फ्रेगमेंट करेगा और यहाँ पे जो MHC मॉलिक्यूल होते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, तो यहाँ पे मैक्रोफाज के सरफेस पे जो है ये इसके एंटीजन को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए कि बहुत सारा खाना टेबल पे लगा हुआ है। अब हमें बताना है कि ए नाम के व्यक्ति ने कौन सी डिश बनाई है, तो हम उसको उठा के बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर डिश है वो इस व्यक्ति की है। तो वैसे ही ये जो लाइसोसोम है ये आने वाले पैथोजन को फ्रेगमेंटाइज करेगा, उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स तोड़ेगा और उस फ्रेगमेंट को ये जो MHC मॉलिक्यूल होता है इसके द्वारा अपने सरफेस पे प्रेजेंट करेगा इन द सेंस कि ये जो एंटीजन है ये इस पैथोजन का है। अब इसको प्रेजेंट करने की क्या पड़ी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा खाना रखा है, किसी ने क्यूरियोसिटी वाइज पूछ लिया कि ये डिश किसने बनाई है क्योंकि बहुत अच्छी बनी है, तो उसको उठा के बोला गया कि ये ए व्यक्ति ने बनाई है। तो मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। किसको रिप्रेजेंट किया? जिसने क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? टी सेल। तो यहाँ पे आ जाती है टी सेल। अब बेसिकली आप लोगों को इम्यूनोलॉजी की बेसिक नॉलेज मैं पहले दे देती हूँ कि जो इम्यून सेल्स होती हैं ये कैसे काम करती हैं। बेसिकली जब हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है तो उसमें WBCs जो होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ये एंगल्फ करने का काम करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, तो जो भी पैथोजन आता है ये उसको एंगल्फ करके नष्ट कर देती हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी की सफाई कर्मचारी होती हैं। अब जो पैथोजन इनसे नष्ट नहीं होते हैं फिर आगे की कार्रवाई होती है। तो वैसे ही टी सेल आएगा। टी सेल आया, टी सेल के पास होता है टी सेल रिसेप्टर। हर चीज़ को यानी कि हर मॉलिक्यूल को रिसीव करने के लिए कभी यानी कि यहाँ पे जितनी भी सेल्स होती हैं उनके सरफेस पे रिसेप्टर होता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। तो यहाँ पे जो टी सेल है इसके पास होता है टी सेल रिसेप्टर, और ये जो टी सेल रिसेप्टर है ये MHC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है और इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे ही टी सेल ने इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, अब ये आया कहाँ से? यहाँ पे ये जो होता है लिम्फ नोड्स में होती हैं, जो लॉन्ग लिव्ड इम्यून सेल्स होती हैं, ये हमें लिम्फ नोड्स में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो जो ये टी सेल है, ये टी सेल अपने टी सेल रिसेप्टर से इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी। अब
टी सेल का काम है आगे एक्टिवेशन करना। ये किसका एक्टिवेशन करती हैं? ये एक्टिवेशन करती हैं बी सेल्स का। और ये जो बी सेल्स होती हैं, ये बी सेल्स क्या बनाती हैं? ये बनाएंगी एंटीबॉडीज़। अब यहाँ पे देखो होता क्या है। अब यहाँ पे इसने जो एंटीबॉडी बनाई है बी सेल ने, बी सेल ये जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं बाई शेप एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडी मास्ट सेल पे जाती हैं। ये है मस्त सेल। मस्त सेल केवल बोलने के लिए इसका नाम होता है मास्ट सेल। मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स, ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इस मास्ट सेल पे हैं रिसेप्टर। किसके लिए है रिसेप्टर? इस एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी है, ये कौन सी एंटीबॉडी है? ये है IgE। अब ये जो IgE एंटीबॉडी है, जो कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल या बेसोफिल से जुड़ जाती हैं। अब ये जुड़ के क्या कमाल करती हैं वो देखते हैं। तो ये जो IgE एंटीबॉडी है, ये मास्ट सेल के सरफेस पे प्रेजेंट जो रिसेप्टर होते हैं उनके साथ जाके बाइंड कर जाती है। अब जैसे ही ये एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड करती है तो इसके अंदर प्रेजेंट जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि हिस्टामिन। जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है, कुछ ल्यूकोट्राइन्स यहाँ पे निकलते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होता है वैसे ही यहाँ पे इसका वेसोडाइलेशन कर देता है वेसल। यहाँ पे वेसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है? ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनका अगर सरफेस एरिया इतना है तो ये इसको डायलेट कर देंगी, तो और ज़्यादा इम्यून सेल्स उसमें आएंगी, और ज़्यादा इम्यून सेल्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो दैट इज़ द मैकेनिज्म कि कैसे ट्रिगर होता है। नॉर्मल मैकेनिज्म होगा। अब यहाँ पे IgG एंटीबॉडीज़ काम करती हैं। यहाँ पे IgE आया तो यहाँ पे एक चीज़ और होगी, उसको कहते हैं को-स्टिमुलेटरी। को-स्टिमुलेटरी। तो ये जो को-स्टिमुलेटरी होती हैं, ये अगर एक्टिवेट हैं तो ये जो एलर्जी वाली रिएक्शन है ये कैरी ऑन होती है, वरना यहाँ पे को-स्टिमुलेटरी का कोई काम नहीं होता है। बेसिकली IgG एंटीबॉडी आती हैं और दुश्मन का सफाया करके अपना काम सही से कर लेती हैं। लेकिन जिनको एलर्जी होती है उनमें IgE एंटीबॉडी बनती है जो कि मास्ट सेल से अटैच हो जाती है। जो IgG एंटीबॉडी होती है वो मास्ट सेल के सरफेस से अटैच नहीं होती हैं, तो हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा। हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा तो एलर्जी कॉज नहीं करेंगी। तो दैट इज़ द नॉर्मल मैकेनिज्म। अब देखते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। सबसे सामान्य एलर्जी है टाइप 2 टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। इसमें होता है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। अब इसमें देखो क्या होता है, मान लीजिए कि A नाम का जो व्यक्ति है इसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। अब A पॉजिटिव को कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा? A पॉजिटिव को A पॉजिटिव या फिर O पॉजिटिव चढ़ाएंगे, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज़ किस किस के खिलाफ हैं? इसके पास B के खिलाफ एंटीबॉडी होंगी। क्या इसके पास AB के खिलाफ एंटीबॉडी होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि इसके पास क्या है? A एंटीजन है। तो ये अपने एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं रखता, ये दूसरों के खिलाफ एंटीबॉडी रखता है। तो इसके पास जो नहीं है ये उसके लिए एंटीबॉडी रखेगा। अब जैसे मान लीजिए कि इसके पास B एंटीबॉडी है और इस पर्सन को B ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? क्या उस व्यक्ति की मौत नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास इसके RBC के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे? एंटीजन। कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे? A एंटीजन। लेकिन ये अपने ब्लड में क्या लेके घूम रहा होगा? कौन सा हथियार होगा इसके पास? B एंटीबॉडी। और B एंटीबॉडी इस B एंटीजन के साथ क्या कर जाएंगी? रिएक्ट कर जाएंगी और क्या बना लेंगी? क्लॉट बना लेंगी। एग्लूटिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्लॉट बन जाएगा और यहाँ पे काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप चढ़ाने से पहले ब्लड ग्रुप की जांच होती है। तो नेक्स्ट है टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि सूजन कॉज कर सकता है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें टी सेल द्वारा प्रतिक्रिया होती है जो कि 24 से 72 घंटों के बाद दिखती है। अब जो निकल से एलर्जी है, पॉइजन आइवी प्लांट एलर्जी है, ये इसकी वजह से कॉज होती है। जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी 2 टाइप की है, सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल। सेल मीडिएटेड में टी सेल वाला आएगा और ह्यूमोरल में एंटीबॉडीज़ वाला आएगा, क्योंकि उसमें प्लाज्मा सेल्स बनती हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। आगे बात करते हैं कि एलर्जी के लक्षण क्या होंगे। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर इंसान को किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है। मान लीजिए कि उसको पीनट से एलर्जी है। पीनट ऐसा क्या करता है भैया? ये तो बहुत ही अच्छा होता है,
खाने में भी, हेल्थ वाइज भी। लेकिन पीनट के पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर इंसान के लिए ये एलर्जन के तरह काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को पीनट प्रोटीन से, पीनट में प्रेजेंट जो प्रोटीन है उससे एलर्जी है, तो इसका प्रोटीन जब के साथ एक्सपोज में आएगा तो उसकी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिव हो जाएगी। अब जब सेकंड टाइम में आएगा, बार बार एक्सपोजर होता रहेगा, तो आप देखोगे कि जो एलर्जी का पीक होता है वो टाइम के साथ बढ़ता जाता है। यानी कि एलर्जी पहले कम होगी, अब आप खाते रहोगे तो एलर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, बहुत लीथल होता है। एलर्जी के लक्षण क्या होते हैं? छींक, नाक बहना, आंखों में खुजली, त्वचा पर लाल चकत्ते, सूजन, खांसी, सांस लेने में कठिनाई। ये जो छींक है, रनी नोज है, खांसी है, ये सारी तो कॉमन चीज़ें होती हैं। छोटी छोटी एलर्जी है तो उसके लिए, लेकिन एलर्जी एक बड़ा रूप ले सकती है, डेथ भी कर सकती है गंभीर स्थिति में। ये एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन शो करती है जो कि जानलेवा होती है। अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो उसकी पहचान कैसे की जाए। तो स्किन प्रिक टेस्ट के द्वारा के त्वचा पे विभिन्न एलर्जेंस डालेंगे और देखेंगे कि उसका इम्यून रिस्पॉन्स इस पर्टिकुलर एलर्जन के लिए कैसा आ रहा है। सीरम IgE टेस्ट करेंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर इंसान के ब्लड में जो IgE का अमाउंट है वो कितना है। पैच टेस्ट त्वचा एलर्जी टाइप 4 की जांच के लिए ये होता है, जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है। फूड चैलेंज टेस्ट जो कि चिकित्सीय निगरानी में खाद्य एलर्जी की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं एलर्जी में, लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी वो एंटीबायोटिक लें और पूरा कोर्स ख़त्म करें। दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक जानने की इच्छा हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।